हेलो स्टूडेंट, हम सिक्स्थ क्लास का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट है उसके हम सेकंड पार्ट पे हम क्यों कब और कहाँ कैसे उससे रिलेटेड हमने पहले बात की है। आज गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में बात करते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ रही हैं। सोन नदी की बात आती है जो वर्तमान में बिहार में है, हम बात करते हैं तो उसके विषय में है। और सोन नदी के पास का जो क्षेत्र है, जो साम्राज्य रहा है, वो मगध राजाओं का रहा है, जो कि विशाल साम्राज्य रहा है। शक्तिशाली शासक रहे हैं। अनेक ऐसे ही दक्षिण भारत में भी ऐसे ही राज्यों की स्थापना हुई है, चाहे चोल, चेर, पांड्या, मौर्य हम बात करें उस तरह के। और लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। क्यों यात्रा की, किस वजह से की, वो बातें यहाँ हैं। क्वेश्चन है ये अपने आप में कि ये यात्राएं उन्होंने की हैं। उन्होंने यात्राओं के दौरान पर्वतों, पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों के कारण उनकी यात्राएं जोखिम भरी ज़रूर रही हैं, क्योंकि उन्हें पार करना उस समय आसान नहीं था। वो सारे साधन उनके पास नहीं थे कि जिन्हें उन्हें आसानी से पार किया जा सके। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, क्योंकि कोई भी कार्य असंभव नहीं है जब हम करने के लिए उसे ठान लेते हैं। तो कभी लोग काम की तलाश में जो यात्राएं की हैं, उन्होंने काम की तलाश के लिए प्रकृति आपदाओं के कारण बाढ़, अकाल या फिर भूस्खलन या ज्वालामुखी, उद्गार, तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी वजह से भी लोगों को स्थान छोड़ना पड़ा है। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रही है। व्यापारी भी मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहे हैं। तो इन सब के लिए जो क्या है, इन कार्यों के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, पहले ये बातें थी जो यहाँ दी गई है प्राचीन समय में। आज के समय की बात करें तो वही है, पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों, उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं ये सभी मिलकर। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, और जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके। और पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात है, या मैरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, वहाँ पहुँचने की बात आती है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों को इस आवागमन से हमारी संस्कृति, परंपराओं को जो है समृद्धि है वो हासिल हुई है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने के लिए, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने हैं, संगीत रचने के लिए, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके, एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ आते रहे हैं और उन विचारों को अपने साथ लाते रहे हैं। तो ऐसे में हमें दूसरे देशों के विचार, तकनीक, टेक्नोलॉजी, उसके विषय में हमें जानकारी हासिल होती है। आज बात करते हैं हम भारत देश के नाम। भारत का जो इंडिया है या इंडस है या भारत है, वो कैसे नामकरण हुआ उसके विषय में है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत दो वर्ड यूज करते हैं। ये आपको पता है, इंडिया शब्द इंडस से है। इंडस मतलब सिंधु रिवर की बात आती है, वहाँ से है। और एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने की बात है, जो हमारे उत्तर दिशा की तरफ है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनान के नागरिक हैं और ईरान के नागरिक हैं। उन्होंने सिंधु को इंडोज नदी पे पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा है। तो पूर्व में स्थित है जो रहे हैं। भारत नाम का प्रयोग पश्चिम में रहने वाले, उत्तर पश्चिम दिशा में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। तो इस तरह का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है कि यह नाम जो क्या है भारत के रखे गए हैं, वो बातें हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें अतीत के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं। अतीत के बारे में जानकारियाँ हमें जो प्राचीन ग्रंथ हैं या फिर लेख लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, तो उनके द्वारा हमें मिलती रही है। जो हाथ से लिखित जो ग्रंथ रहे हैं, पुस्तकें रही हैं, उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि शब्द को मैन्युस्क्रिप्ट, लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है हाथ से।
तो इस प्राय हम पांडुलिपि को हाथ लिखित कहते हैं। और ताड़ के पत्ते या फिर हिमालय में जो एक भुरुज नामक पेड़ है उसकी छाल पर जो कहने लिखा गया है। बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जो दीमक बोलते हैं या उसे हम कीड़े बोलते हैं, उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपियों को जो क्या है बचा कर रखा गया है, और उन पांडुलिपियों को मंदिरों में, विहारों में, उन्हें धार्मिक पुस्तकें रही हैं, उन्हें जो क्या है बचा कर रखा गया है। ये बातें हैं। और प्राचीन समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं या कविताएं लिखी गई हैं वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी गई हैं। यह प्राकृत भाषा है। प्राकृत पाली और तमिल भाषा की बात करते हैं। प्राकृत भाषा होती है जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में जो क्या है बातों को लिखना, वो बातें हैं वो प्राकृत होती हैं। अभिलेखों की बात करें तो हम यहाँ जो अभिलेख हैं आपके अध्ययन लेख, मतलब ये अभिलेख हैं जो कठोर पत्थर है, जैसे पत्थर है, कोई चट्टान है, ये कठोर सतहों पर जो चीज़ें मतलब लिखी जाती हैं, उकेरी जाती हैं, वो कभी नहीं मिटती। वो बातें हैं। कभी हम जाते हैं कहीं पर किसी किले के अंदर या फिर पुराने महल के अंदर, यहाँ तक कि हम लोगों के घरों के बाहर भी कुछ पत्थर देखते हैं, वो उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं कि इसका मकान है, क्या कुछ है, कब बना है। तो इस तरह की जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं प्राचीन समय की, तो एक तरह का ये पत्थर दिखाया गया है या फिर आपका अभिलेख है जो दिखाया गया है यहाँ, तो उसके विषय में है ये। उसके बाद ये जो अभिलेख हैं ये अफ़गानिस्तान से प्राप्त किया गया है। यह अभिलेख कंधार जो अफ़गानिस्तान की राजधानी रही है वहाँ से इसे प्राप्त किया गया है, वो बात यहाँ पे है। तो फिर आगे हम बात करेंगे कि जो भी होगा, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने के क्या हालात है, ऐसा करने में किन किन कठिनाइयों का सामना हुआ, तो इसके विषय में फिर आगे बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।